CBSE क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी तक हमने जितने टॉपिक्स किए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन 21 है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए है, कैरीज अ स्टेडी करंट आई, द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए, जहाँ डिस्टेंस हमारे पास है एट अ पॉइंट नहीं सॉरी एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है a/2। अब हमारे पास रेडियस a है और a/2 डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। 2026 में 1 मार्क का है। NCERT डायरेक्ट सॉल्व का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर जो रेडियस है वो लेस देन a है। तो NCERT में थोड़ा जनरल फॉर्म है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए NCERT में ये डायग्राम दिया है, तो इसी के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है एक्सिस, तो यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक्सिस है, यहाँ पर करंट I हमारे पास है। तो जो इनसाइड द वायर है, इनसाइड द वायर हमारे पास जो करंट इनक्लोज होगा वो I से कम होगा, क्योंकि पूरे A पे करंट I है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पूरा, तो πa² हो जाएगा। ए हमारे पास रेडियस है तो पूरा एरिया हो जाएगा πa²। तो πa² के पे हमें करंट I मिल रहा है। यहाँ देखिए I जो करंट है वो पूरा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो πa²। तो यहाँ से जो हमारे पास a/2 है उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जो करंट इनक्लोज हो जाएगा वो आएगा हमारे पास इतना। ठीक है, πr²/πa²I। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो r की वैल्यू क्या है, a/2 है, तो हम लोग को a/2 पुट भी करना होगा। तो यहाँ देखिए हमें पता है कि जो हमारे पास BA बराबर होता है वो μ0I होता है। तो B की वैल्यू आ जाएगी μ0/2πr, इसको इधर ले गए इंटू I इनक्लोज। तो I इनक्लोज क्या हो जाएगा, πr² इंटू I। और यहाँ पर r की वैल्यू a/2 बस हम लोग पुट कर देंगे, इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ भी r है तो यहाँ भी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा μ0I/4πa। ठीक है, μ0I/4πa। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अ स्ट्रेट कंडक्टर लाइज अलोंग x एक्सिस। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है वो x एक्सिस पे है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब पॉजिटिव I कैप। द मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू द 1 सेंटीमीटर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट 1 सेंटीमीटर है। सेंटर एट द ऑरिजिन ऑफ 0.01 मीटर 0। तो यहाँ n नैनो टेस्ला हो गया NT। 2026 1 मार्क, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमारे पास क्या है, इस तरफ है, मतलब पॉजिटिव I कैप की तरफ है, और यहाँ पर 1 और सब 0 है, मतलब ये y एक्सिस पे लाई करेगा। तो हमारे पास r वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखें बायो-सेवर्ट लॉ से, तो dv बराबर होता है μ0/4πI dl क्रॉस r। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ बोला गया है डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन नहीं सॉरी, हमें अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है I। तो यहाँ पर अगर हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ लगाएं तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है, dl क्रॉस r। अब जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग dl लेते हैं, तो यहाँ पर I कैप हो गया और यहाँ पर j कैप हो गया। I क्रॉस j k कैप होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो k कैप होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है जिसमें k कैप डायरेक्शन है, तो आप ऐसे इसको टिक कर सकते हैं। बाकी j कैप नहीं होगा, -I कैप नहीं होगा, -j कैप नहीं होगा। ठीक है, -k कैप भी नहीं होगा। पर मैग्नीट्यूड भी हम लोग देख लेते हैं। लेंथ हमारे पास कितना है, 1 मीटर, मतलब डिस्टेंस हमारे पास r है 1 मीटर। एंगल यहाँ पर dl और r के बीच में हमारे पास 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे, I की वैल्यू dl की वैल्यू SI यूनिट में, तो आंसर 10 नैनो टेस्ला आ जाएगा और k कैप हमारे पास है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2026 1 मार्क्स। तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको ध्यान रखिएगा। एक सर्कुलर लूप है हमारे पास ये वाला रेडियस r का, और इसमें करंट I जा रहा है इस डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन ऑर्डर दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज़ 0। यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द लूप है उस पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। तो वायर AB जो हमारे पास उसके नीचे है 2r डिस्टेंस पे, उस पर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये हमारे पास डायरेक्शन है।
तो आप देखिए ये जो हमारे पास करंट इसमें से फ्लो हो रही होगी, कहीं ना कहीं हो रही होगी, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। और यहाँ पर सेंटर पे डायरेक्शन, मतलब सेंटर पे हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। तो ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप ट्राई करिए। तो ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट लूप से यहाँ पर हम लोग जो हमें पता है कि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर की तरफ आना चाहिए, तभी ये कैंसिल होंगे। तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अगर आप यहाँ डायरेक्शन लीजिएगा तभी ये ऊपर की तरफ आएगा। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब प्लस आई कैप प्लस एक्स एक्सिस, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 पाई आई कैप या पाई आई। तो जितना सेंटर पे हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 2r हमारे पास है, तो सेंटर पे हमारे पास जो होगा वो माइनस के कैप होगा राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, और म्यू नॉट आई बाय 2r होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड बी वायर का बी लूप के बराबर होना चाहिए, वायर मतलब ए बी का। ठीक है, और बी नेट ज़ीरो होने के लिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन तो हमारा प्लस के कैप की तरफ रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अब बी वायर हमारे पास होता क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 कैपिटल आर है, बस इसको इक्वेट करेंगे हम लोग। तो करेंट इन वायर इज 2 पाई आई, डायरेक्शन शुड बी प्लस के कैप, देयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ करेंट शुड बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट हैंड थंब रूल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 मार्क्स का। Two long straight parallel conductors A and B carry steady current IA and IB in the same direction separated by a distance d. Deduce the expression for force acting on length L of conductor B due to conductor A and show it in the figure. Write the expression for the force acting on length L of a conductor A due to conductor B and show that follows Newton's third law. डेरिवेशन है डायरेक्ट, ठीक है, IA IB वाला। तो ये हमने डेरिवेशन देख ली है, और ये फोर्स ए बी और माइनस फोर्स बी, या फिर हम लोग आगे देख लेंगे इसको। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट एक सिंपल डेरिवेशन है, अगर आप इसको ध्यान रखिएगा, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, फोर्स ए बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स बी। ओके, तो इसको हम लोग ने देखी थी शायद, जिसमें आई ए आता था, आई बी आता था, बीच में डिस्टेंस डी रहता था ना, वैसे करके। तो ये क्योंकि हमने कर लिया है तो इसलिए मैं यहाँ डॉट 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 लगा दिया हूँ। अगला हमारे पास फिर से डेरिवेशन है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स ईच ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर अलॉन्ग इट्स एक्सिस। डायरेक्ट डेरिवेशन है, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो हमेशा डायग्राम बनाएंगे n टर्न्स के लिए, बस यहाँ इंटू n हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वैसे चैप्टर 6 का हो जाएगा, 2026 1 मार्क क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप ए और बी हमारे पास हैं ऑफ मेटल वायर आर अरेंज ऑन अ टेबल क्लोज टू ईच अदर। लूप ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड द करंट इन इट इंक्रीजेज विद टाइम। तो करंट को क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स द लूप बी, तो जो लूप बी हमारे पास होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी, अट्रैक्टेड, रिपेल्ड या रोटेट्स। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे अब लूप ए में मान लेते हैं ए है, उसमें करंट इंक्रीज़ होगा, तो जो हमारे पास 5B होगा, या 5B की जगह हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से होगा, क्योंकि जो करंट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लूप बी से वो बढ़ेगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देख सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ही इंड्यूस करेगा करंट। अब लूप बी से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए लूप बी में एक इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, लेंज लॉ, ये हम देखेंगे लेंज लॉ क्या होता है। और लूप ए और लूप बी में करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपल्शन होगा, क्योंकि वो अपोज करेगा उसको, तो रिपल्शन होगा। सेम डायरेक्शन करंट पैरेलल करंट में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन करंट एंटी पैरेलल करंट में रिपल्शन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक अल्फ़ा पार्टिकल है जिसका मास इतना है और चार्ज इतना है, और उसके पास इतनी एनर्जी है, वो एक रीजन में जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका 0.5 टेस्ला है। इफ़ द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, तो वैसे देखिए परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वाला केस आ गया, मतलब ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। ऑफ द पार्टिकल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड r इज इक्वल टू क्यू वी बाई एम बी, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, सॉरी एम वी बाई क्यू बी। डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल, मेंशन द कंडीशन अंडर विच द पार्टिकल इन द रीजन डिस्क्राइब्स अ हेलिकल पाथ। जब हमारा वी पैरेलल होगा, एक कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
एंड गोज स्ट्रेट अनडिविएटेड। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सब ऐसा यूनिट में लिखेंगे। तो यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये हमारे पास हो गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज क्यू और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसा यूनिट्स। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास 0.5 टेस्ला है। एंगल बिटवीन वी एंड बी थीटा हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है, तो रेडियस आर हमें फाइंड करना है। यहाँ पर जो हमारे पास के ई है, तो के ई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो गया Q² B² R²/2m। रेडियस आर हमारे पास है mv/qb, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। आर हमारे पास वही हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे रूट के अंदर। इसको बस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 80 सेंटीमीटर, या हम लोग इसको ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे 0.8 मीटर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं 2026 का है, इसी साल। अब देखिए पूछा गया था हेलिकल पाथ, तो मैंने मार्किंग स्कीम के अनुसार ही लिख दिया। तो जब पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल, मतलब कोई एंगल बनाएगा वो थीटा, जहाँ थीटा एक एक्यूट एंगल है, या फिर इफ़ अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि एंगल होता है तो हम लोग उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब स्ट्रेट अनडिविएटेड जाने के लिए जो पार्टिकल है उसको मूव करना होगा, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, वो पैरेलल होगा पूरा, या एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो जो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 हो जाएगा, तो अनडिविएट वो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2026 में 1 मार्क का है। क्वेश्चन है 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल हमें मास m1 और m2 के दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, और उसके चार्ज Q1 और Q2 रेस्पेक्टिवली हैं, आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स इफ द डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ हो रहा है यहाँ से और ऐसे, सर्कुलर पाथ हमारे पास हो रहा है, ठीक है। इफ़ दे, यहाँ दी होना चाहिए, इफ़ दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर वन में कंक्लूड। चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये हमारे पास पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2, तो रेडियस देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि m2 का जो रेडियस होगा Q2 का वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास होता है mv/qb। तो यहाँ से हम लोग मास और चार्ज का रेशियो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए हर जगह मास है, चार्ज है, मास है, चार्ज है, तो मास बाय चार्ज हमारे पास इतना हो गया। अब अगर आप देखिएगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m/q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर। अब इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखिए सेम वेलोसिटी है, मतलब v1 बराबर v2 और b भी हमारे पास सेम है, b1 बराबर b2, तो ये एक कॉन्स्टेंट है, और इंटू आर, तो हम लोग लिख सकते हैं m/q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर, ठीक है। तो अब कॉन्स्टेंट की जगह हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, तो m/q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए m और q का। अभी m1 m2 भी आ जाएगा, पर m और q का एक बार रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो m1 के लिए R1 है वो छोटा है R2 से, या R2 बड़ा है R1 से। तो यहाँ पर देखिए कि R1 बड़ा है R2 से, आप देख सकते हैं यहाँ पर R1, एक मिनट, यहाँ शायद थोड़ी सी गलती हो गई, R1 बड़ा नहीं है R2 से, R2 बड़ा है R1 से, है ना। तो यहाँ पर एक बार हम लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, R2 बड़ा है R1 से, तो यहाँ पर m2/q2 बड़ा होगा m1/q1 से, m2/q2 बड़ा होगा m1/q1 से, और इसीलिए m2/m1 बड़ा होगा q2/q1 से। इसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से m2/m1 बड़ा होगा, यहाँ m2/m1 तो है नहीं, तो इसको हम लोग को रेसिप्रोकल करना होगा, तो m1/m2 अब छोटा हो जाएगा q1/q2 से, m1/m2 छोटा हो जाएगा q1, c होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा जो R2 है वो बड़ा है, R1 हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार C होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए,
फिर भी एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 स्टेट लॉन्ग पैरेलल conductors 1, 2, 3 are kept in XY plane. Find the magnitude and direction of net magnetic field on one and net magnetic force acting on unit length of conductor 1 due to conductors 2 and 3। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर बस स्ट्रेट वायर है, तो वही हम लोग लगा देंगे μ0I/2πr। एक एक करके देखते हैं। तो 3 कंडक्टर्स हमारे पास है 1, 2, 3। करंट इन 1 I1 मान लेते हैं +2 I कैप। अगर आप देखिएगा तो ये आई कैप की तरफ है, ठीक है। 2 में भी आई कैप की तरफ है और 3 में माइनस आई कैप की तरफ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं +2I आई कैप प्लस x डायरेक्शन। करेंट इन 2 हमारे पास I2 है आई कैप। करेंट इन 3 हमारे पास है I3 -3 आई कैप है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 एट अ पॉइंट ऑन 1, ठीक है। तो 2 के लिए हम लोग अगर B1 देखेंगे तो वो हो जाएगा μ0I/2πd। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अपना थंब रखेंगे तो यहाँ पर जो आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, और हमारे पास इसके हिसाब से ये +k कैप हो जाएगा। अगर हम लोग 3 के कारण देखेंगे तो ये अंदर जाएगा, तो -k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -k कैप अलॉन्ग -z एक्सिस, r बराबर 2d हो जाएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वाला लॉन्ग स्ट्रेट वायर का। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा B2 - B1, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। नेट हो जाएगा, तो इसको बस सॉल्व करेंगे। थोड़ा एलसीएम का ध्यान रखिएगा, एलसीएम भी लेंगे तो 4πd आ जाएगा और -k कैप में आंसर आएगा। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I/4πd -k कैप, दैट इज अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस। अब फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ ऑन 1, पर यूनिट लेंथ देखिए L होता था, पर यूनिट लेंथ में L हट जाएगा, ठीक है, F/L, ओके। तो ये L होता था ना, ये इधर आ जाएगा, तो डायरेक्टिव μ0IA/IB/2πd। अब यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू पुट किए, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन 1 ड्यू टू 3, तो 1 और 3 अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपका रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी हो जाएगी डायरेक्ट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ 2 बार नेट हो गया, नेट फोर्स पर यूनिट, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम का ध्यान रखेंगे, μ0I²/2πd। डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सिव होगा अलॉन्ग +y या पॉजिटिव y एक्सिस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1 सेंटीमीटर सेगमेंट का एक वायर है x एक्सिस के अलॉन्ग, और उसमें करंट हमारे पास 0.5 एम्पियर है अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इतना है, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड J कैप I कैप पे भी है, ठीक है, दोनों में है। और उसको हम लोग स्विच ऑन किए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इतना हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट 2025 1 मार्क, एक बार आप ट्राई करिए। तो इन सबको क्वेश्चन को शुरू में देखने में तो थोड़ा लगेगा ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। करंट दिया हुआ है, डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्शन तो दिया ही है। यहाँ पर जो लेंथ है वो करंट की डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। तो ये आई कैप हो जाएगा अगर आप देखिएगा तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर सेगमेंट। और यहाँ पर जो फोर्स हमारे पास होगा वो होता है I/L×B, ठीक है। तो बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे L×, अब क्रॉस प्रोडक्ट I×J और I×K, तो ये -J हो जाएगा, I×J तो हो जाएगा k कैप, I×K -J हो जाएगा। बस उसको हमें सॉल्व करना है। लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6, मतलब माइक्रो, तो -3J कैप + 2K कैप माइक्रो न्यूटन, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 7 पूरा होता है। क्लास नंबर 8 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क का, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने फिज़िक्स क्लास 12 CBSE चैप्टर 4 में आगे बढ़ेंगे।